हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस अमेजिंग सी जो सेशन है, यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट करने आ रहे हैं एनएलएम का सेकंड पार्ट, है ना। तो एनएलएम के फर्स्ट पार्ट में हमने अलोंग फोर्सेस पढ़ लिए थे, और आज जो हम लोग एफबीडी को लेकर खेलने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो भाई, सबसे पहले एनएलएम को जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, अलोंग दी टू द फोर्सेस, क्या क्या फोर्स कहाँ अलोंग लगता है, कौन टुवर्ड्स लगता है, कौन आउट द बॉडी और अवॉइड द बॉडी लगता है, सब कुछ पढ़ लिया था हमने। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एफबीडी बनाना सीखेंगे। एफबीडी मतलब कोई फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब एक ऐसा कोई सिस्टम हो जहां पर हमने किसी बॉडी को फ्री कर दिया और वहां पर लगने वाली जितनी भी सारी फोर्सेस हैं, उन सारे फोर्सेस को हमने कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले किसी बॉडी पे सोचो मैंने एक एफ फोर्स लगाया, छोड़ो एफ फोर्स ना भी लगाए हो, किसी बॉडी पे क्या क्या फोर्सेस है किसी बॉडी पे ना लगाने से ही पहले ही एक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है उस बॉडी का मास m से लेता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो हमने पिछले दिन देखा था, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, और हमने यहाँ पर इसको ग्राउंड मान लिया है ना। एंड इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स लगता है, जो होता है टचिंग फोर्स, जो इन दोनों बॉडी के बीच में लग रहा है। बेसिकली कुछ यहाँ पर लग रहा है, जो कि हम ऐसे दिखाते हैं, दैट इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एनसी, है ना। अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगता है क्योंकि जब भी मतलब मैं दोनों बॉडी मतलब मेरे दो उंगली को टच करा रहा हूँ, फिर भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। मैं खड़ा हूं, मेरे पैर के ऊपर भी कुछ फील हो रहा है कि मैं खुद खड़ा हूं मेरे पैर के ऊपर, तो वो भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर ही आता है ना। अच्छा, हाँ ओके। अब दूसरी जो बात है कि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस चीज को थोड़ा जस्ट रब करके यहाँ पर लिखा था, है ना। दैट इज कि यहाँ पर हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हैं। अब जब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, मतलब क्या है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगने की जो केसेस है, क्यों है वो ऐसे लगता है, इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज। ऐसे नहीं कि ग्रेविटेशनल, मैं ऐसे टच कर रहा हूँ फिर भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर है कि मैं इससे धकेल रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो पुश फोर्स है। पुश फोर्स मतलब ऑलवेज टू दी बॉडी होता है, तो देखो टू दी बॉडी लगाया था, अब इसको मैंने वेक्टर वाइज बस ऐसे शिफ्ट करा के ऊपर कर दिया ना। अच्छा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन हो कि बॉडी मूव ना कर रहा हो, तो एनसी इक्वल्स टू एमजी हम कह सकते हैं बैलेंस्ड। तो पहली वीडियो होगी। दूसरे केसेस में हम क्या कह सकते हैं कि अच्छा हाँ चलो, अगर मैंने यहाँ पर कोई एक फोर्स लगा दिया, तो दैट इज फोर्स एफ एंड दैट इज एम, एंड नीचे लग रहा है एम जी, एंड ऊपर ही सिमिलरली लग रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इधर अगर कोई एक्सीलरेशन नहीं आता, कोई एक्सीलरेशन इधर नहीं आता, मतलब समझ जाओ कि हमने कुछ फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन अगर सोचो हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है चलो पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को कंसीडर करते करते ही चलेंगे ना, इसमें कोई बात ही नहीं है। फ्रिक्शन क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पिछले दिन किया था छोटा। अब फ्रिक्शन की एक ऐसी वैल्यू है, सोचो मैंने पिछले दिन भी बोला था आपको कि एक ऐसी वैल्यू जहां पर मैं इसको इस पेन को सोचो धकेल रहा हूँ ऐसे, है ना, धकेल रहा हूँ धकेल रहा हूँ धकेल रहा हूँ, नहीं जा रहा, पर ऐसा एक वैल्यू आ गया जहां पर ये धकेलते धकेलते चला गया। तो जो भी एक वैल्यू होती है, मिनिमम एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके पीछे कोई बॉडी मूव नहीं कर रही होती, जैसे कि हम ऐसे खड़े हैं, धक्का मारोगे तो मूव नहीं करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, पर एक ऐसा फोर्स जिसके बाद हम धक्का लगाए, है ना, कुछ एक ऐसा फोर्स पीछे लगता है जब हम चलते हैं, ये फ्रिक्शन के लिए चलते हैं। इसका कारण क्यों है, क्या है कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसके लिए हम चल पाते हैं, सबसे बड़ी बात चल पाते हैं फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि वो हमको पीछे खींच रहा होता है, हम जिधर बॉडी को मूव कराना चाहते हैं उसके पीछे लगता है, वो ऐसा नहीं कि ऑलवेज पीछे लगता है। फ्रिक्शन का मेन काम होता है कि रिलेटिव रिलेटिव मोशन को स्टॉप करे, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ये, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब इसके लिए भाई आपको तो रिलेटिव वेलोसिटी की वीडियो देखनी पड़ेगी हमारी। रिलेटिव क्या होता है, देखो रिलेटिव मेनली होता है आपके रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप मुझे देख रहे हो कि मैं भी चल रहा हूँ, हाँ चल रहा हूँ मैं भी, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं देख रहे थे हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि आप स्टॉप है बट मैं चल रहा हूँ, ये चीज हम देखते हैं। अब कैसे देखते हैं, अगर सोचो मैं दौड़ रहा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे फील होगा कि आप मेरे से पीछे जा रहे हो, है ना। जैसे कि कोई क्या होता है कि ट्रेन में आप बैठे हुए होते हो, ट्रेन में आप बैठे होते हो, अब ट्रेन में आप जब देखते हो कि एक बच्चा से खड़ा हुआ है ट्रेन के बहुत करीब, मतलब कुछ ही दूर, मतलब ट्रेन जा रही है तो खेत में अगर कोई बच्चा खड़ा है, तो आप देखते हो बच्चा खड़ा है पर ट्रेन आगे जा रही है, आपको फील ऐसा होता है कि बच्चा पीछे जा रहा है। आपको ये फील नहीं होता क्योंकि आप ट्रेन के अंदर स्टेशनरी हो, आप ट्रेन के अंदर ऐसे बैठे हुए होते हो, आपको फील होता है कि अच्छा बच्चा पीछे जा रहा है,
तो मतलब कुछ ना कुछ फोर्स हमको दिख रही होती है, बस रिलेटिव में दिख रही होती है, हाँ कि अच्छा बच्चा पीछे जा रहा है, बच्चा पीछे नहीं जाता, आप आगे जाते हो फील करते हो बच्चा पीछे जा रहा है ना। और क्यों, कौन बच्चा, अगर सामने वाला जो बच्चा है अगर खड़ा रहे और पीछे बहुत दूर एक पेड़ रहे, है ना, बहुत दूर एक पेड़ रहे, आपको देख क्या लगता है, बच्चा तो सट से निकल गया, पर पेड़ बड़ी धीमी गति से जा रहा है। मेनली यहाँ पर हम धीमी गति से पेड़ नहीं आता, अगर आप देखो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी और इसकी सेम होती है, पर यहाँ पर फर्क एंगुलर केस का आता है कि आप मुंडी को कितना घुमा रहे हो उस एक को देखने के लिए, वो हम सर्कुलर में जाकर उसको पेलेंगे, है ना। तब तक हम जो इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, अब फ्रिक्शन कुछ ऐसा फोर्स है, सोचो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया ना, हमने एक एक्सपेरिमेंट करा कि चलो किसी ब्लॉक के पीछे हम लोग फोर्सेस देंगे और नापेंगे कि क्या हो रहा है भाई, है ना। तो फोर्स यहां पर लिख रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लिख रहा है, एक्सीलरेशन लिख रहा है, एंड क्या होगा उसमें बाद में देखा जाएगा। अच्छा चलो, सबसे पहली बात, फ्रिक्शन क्या बोला, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन यहाँ पर क्या होगा कि ग्राउंड तो स्टेशन के लिए, मतलब ग्राउंड तो रेस्ट पे है, पर पीछे क्यों ढकेल रहा है फ्रिक्शन इसको, क्योंकि ये नहीं चाहता कि ब्लॉक आगे चला जाए। अब ये रिलेटिव मोशन को अपोज क्यों करता है, ये जो बात है ये हमको अभी पता चल जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं। सोचो एक ऐसा केस हुआ कि जहां पर 10 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया और ब्लॉक हिली नहीं, मतलब एक्सीलरेशन 0 है। मतलब मैं तो यहाँ से एक इक्वेशन लिखता हूँ, F माइनस एफ इज इक्वल टू एम। रिजल्टेंट फोर्स, देखो एक्सीलरेशन कभी एक बॉडी में ऐसे तैसे नहीं आ जाती, किसी रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के नेट ऑफ द फोर्स पे आती है। मतलब किसी, हाँ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एम है, इसका हमको रिजल्टेंट दिख रहा है कि एक्सीलरेशन हो रहा है, फ्रिक्शन भी काम कर रहा है साथ साथ साइमल्टेनियसली। अगर क्या हो कि F इज इक्वल टू एफ होता रहे तो एक्सीलरेशन बकायदा 0 होगी, है ना। तो यहां पर भी ये जो F है ये पीछे लग रहा है, इसलिए मैं इसे जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ कि 10 न्यूटन पीछे है। मैं बार बार न्यूटन नहीं लिखूंगा, बार बार मैं जस्ट यूनिट्स का इतने बार इस्तेमाल नहीं करूंगा, जस्ट मैं यूज करूंगा कि हाँ मैग्नीट्यूड का, क्योंकि पीछे ही लग रहा है ना। अच्छा, अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स दे दूं, ये ब्लॉक हिलाने, समझना आना होगा कि फ्रिक्शन पीछे सफिशिएंट है उसको रोकने के लिए, जो कि 20 न्यूटन है। अच्छा, अब सोचो मैंने 40 न्यूटन दे दिया, फिर भी ब्लॉक नहीं हिला, दैट इज हाँ हो गया, मतलब क्या होगा कि ये भी फिर से 40 पीछे लग रहा है। पर किसी भी कारण से अगर हम देखें कि हमने 49.999999 न्यूटन फोर्स दिया और ब्लॉक हिला नहीं, पर ब्लॉक हिलने में आसपास आ गया, मतलब करीब करीब हिल जाएगा ऐसा लग रहा है, छूके तो ऐसा लग रहा है, पर फ्रिक्शन इतनी लग रही है 999 लग रही है ना। फिर हमने 50 न्यूटन का फोर्स दे दिया और यहां पर फ्रिक्शन लग गया 50 न्यूटन का, और एक्सीलरेशन चला गया 0, मतलब 50 न्यूटन में हिल रहा है, मतलब वो टेंड्स टू हिल रहा है। जब आप हिलने की कोशिश करेगा, आप इससे ज्यादा कुछ भी फोर्स दे दोगे आप, हिलने लगेगा। और इसके साथ साथ अब जब 50.00001 एक ऐसा फोर्स दे रहे हो, ऐसा ही फोर्स मैं यहाँ पर डैश डैश मतलब यहाँ पर वैसा ही फोर्स आप दे रहे हो, तो एक्सीलरेशन दिख गई, एक्सीलरेशन हो गया। आपने सोचो इसके बाद 60 न्यूटन दे दिया, पर ये 50 से थोड़ा कम लगा, आपने देखा कि फ्रिक्शन जो है 50 से थोड़ा कम लगा, शायद पकड़ लो 49.8 समथिंग लगा, पर यहाँ पर एक्सीलरेशन दिख गया। 70 न्यूटन दिया, यहाँ पर जो भी लगना था लगा, 49.8 न्यूटन वो लग गया। अब ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बेस्ड चीज है, फ्रिक्शन इज मेनली बेस्ड ऑन ए एक्सपेरिमेंटल डाटा। अभी जो 50.00001 है ये क्या था, जहां पर ब्लॉक हिल चुका था, और ये 50 न्यूटन क्या है, ये क्या क्यों 50 न्यूटन पे ही ये आखिर में खत्म हो गया। यहाँ पर भी ये 50 नहीं लगा और 49.88 लगा, यहाँ पर क्या लगा 49.8 लगा। ब्लॉक चालू जब चलना चालू कर दिया तो 49.8 क्यों लगा। तो देखा गया ये जो 50 न्यूटन वाली जो वैल्यू है, यहां पर दो तरह के
फ्रिक्शन मतलब फोर्सेस, दो तरह के फोर्सेस हमको देखने को मिले, दो तरह के फ्रिक्शन फोर्सेस। वन इज स्टैटिक, वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन जिनको हम एफएस लिखते हैं, एफ स्टैटिक, एंड दूसरे में दिखा एफ काइनेटिक मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज एफ काइनेटिक। अब हमें क्या दिख गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो जनरली बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के जो कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि ऑलवेज नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनल को हम जब घटाते हैं कांस्टेंट एक आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम क्या देते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों केसेस में अलग अलग रहता है। जब फ्रिक्शन स्टैटिक हो मतलब बॉडी हिल नहीं रही है, बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और जब बॉडी का मूवमेंट होता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब यहाँ पर दो केसेस हैं। देखो मैं इतने देर तक बॉडी नहीं हिल रहा था, पर ये जो फ्रिक्शन थी फ्रिक्शन वेरिएबल थी। मतलब कभी ऐसा तो नहीं हो सकता, बहुत स्टूडेंट्स का ये गलत हो जाता है कि आपने सोचो सामने की तरफ 30 न्यूटन का फोर्स दिया, बॉडी का मास है 10 केजी, है ना, नीचे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर 30 न्यूटन नहीं 5 न्यूटन मान लेते हैं, और नीचे जो mg लगेगा वो 100 लगेगा, है ना, और म्यू स्टैटिक की जो वैल्यू है वो सोचो 0.6 है। तो जब हम इसको 30 ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो 30 मान लो। अब जब हम 100 न्यूटन यहाँ पर लगाए, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? बहुत लोग लिख देते हैं म्यू एस इंटू 0.6, सॉरी म्यू एस इंटू एन, मतलब 0.6 इंटू एन, इससे लिख रहे हैं म्यू एस इंटू एन। एन इज 100 क्योंकि बैलेंस कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं भाग रहा। 100 के इक्वल लगता है, तो 100 इंटू 6 में 60 न्यूटॉन्स। इन न्यूटॉन्स में ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एनसी लिखा रहा हूं। तो जो 60 न्यूटॉन्स का फोर्स जब देखा गया लग रहा है, तो मतलब आपने एक ब्लॉक को दिया 60 न्यूटन का फोर्स, 30 न्यूटन का फोर्स आपने धकेलने के लिए दिया, पीछे से ऑलरेडी 60 न्यूटन लग रहा है, मतलब ब्लॉक को कुछ ना करे हुए ही ब्लॉक के पीछे की तरफ एक्सीलरेशन आ गया। ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता, मतलब ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो हम देखते हैं यहाँ पर एफ एस, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब हाईएस्ट ये कितनी लग सकती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर मेजर्ड होती है। तो हमें इस गलत चक्कर में नहीं पड़ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मेनली क्या होता है? इट इज वेरिएबल फोर्स, ये चेंज होता रहता है। और ये एफ एस मैक्स की जो वैल्यू होती है, एफ एस मैक्स मतलब हाईएस्ट कितनी लग सकती है, दैट इज म्यू इंटू एन, म्यू स्टैटिक इंटू एन। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एमजी का कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको इस फ्लोर में भी करा सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू एमजी, यहाँ पर एक फोर्स एफ है एंड यहाँ पर एम मास का है जिसके इसके म्यू एस है। यहाँ पर एन इक्वल टू एमजी नहीं लगेगा, आएंगे इसमें भी आएंगे, है ना। यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज नॉट एमजी, तो गलतफहमी मत जियो, ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज करो, म्यू एस इंटू एन, फायदे में रहोगे, है ना। अच्छा, अब जो केस है म्यू एस इंटू एन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब हाईएस्ट ये फोर्स अगर हमने लगा दिया, अगर हाईएस्ट उतनी फोर्स हमने लगा दी तो बैलेंस हो जाएगी, है ना। मतलब अगर इस डेटा के साथ में खेल लूं कि एफ एस मैक्स जो है, मैं कुछ ऐसा ले लूं कि यहाँ पर ये जो म्यू एस है इसका वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं 0.5 ले रहा हूं, एंड इस एम की वैल्यू जो है मैं 10 केजी ले रहा हूं, है ना। तो मुझे क्या दिखेगा, नीचे की तरफ 100 दिखेगा। ये मैं थोड़ा हटा रहा हूँ, म्यू एस ग्रेटर देन म्यू का मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ म्यू एस ग्रेटर देन म्यू का, बाद में आ रहा हूँ। ये म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के है, क्या देखने को मिला, मतलब 100। यहाँ पर एफ एस मैक्स की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालू, दैट विल बी एफ एस मैक्स म्यू एस इंटू एन, म्यू एस मतलब 0.5 इंटू एन मतलब 100 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। देखो 50 न्यूटन जब हमने फोर्स लगाया, दैट इज द एफ एस मैक्स। देखो ये एक वेरिएबल फोर्स है, क्या है, वेरिएबल फोर्स है। पर देखो जब बॉडी चलना स्टार्ट कर दिया, यहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एफ एस मैक्स से बड़ा हो गया वैल्यू, हमने जो फोर्स दिया था वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो गया। अब बहुत लोगों को लगता है कि जब एफ एस मैक्स पूछा जाए तो 50 होगा, पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट कितनी वैल्यू हो, मिनिमम कितनी वैल्यू होगी ब्लॉक मूव कर जाए, तो आप बोलोगे अच्छा
50.00001, मैं बोलूंगा इसके इसमें और 50 जीरो जोड़ लो भाई, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, ये भी सही है, 50 से जस्ट ज्यादा, तो हम 10 to 50 दे देते हैं, है ना, इसका आंसर 10 to 50 देते हैं। पर अगर किसी ऑप्शन में ऐसे लिमिट में दिया रहे, है ना, कि 10 to 50 प्लस, तब ये हम आंसर मानेंगे, ये दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पर जनरली हम इसको इक्वल टू 50 मान लेते हैं, है ना, 50 होता नहीं है, 50 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा को मैं कैसे डिनोट करूं, थोड़ा बड़ा, है ना, थोड़ा बड़ा हम लोग कैसे डिनोट कर ले। अब ये जो केस है यहाँ पर 60 न्यूटन जो लग रहा है, जो भी लग रहा है, फलाना डिम का जो भी लग रहा है, देखो एक चीज यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो की जो स्टैटिक फ्रिक्शन थी, इतने वाले पार्ट में यहाँ पर फ्रिक्शनल स्टैटिक लग रहा था, पर यहां से काइनेटिक लगना चालू हो गया। जब से काइनेटिक लगना चालू हो गया, ये फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, एंड जनरली देखा गया है लेस होता है। अगर आपको म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दी रहे, उसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, और अगर कुछ ना दिया रहे उसमें भी सॉल्व कर रहा हूं। पहले आप इसको बढ़िया तरीके से छाप लो यार, है ना। अच्छा, तो आई होप आपने छाप लिया होगा, जल्दी से छाप लिया हो भाई ना। अब केस है, मैं इसी सवाल को फ्रेम करके आपको सॉल्व करा रहा हूं, इसी सवाल को आपको मैं फ्रेम करा के सॉल्व कर रहा हूं। क्या है कि देखो कि कैसे सवाल मैंने, अच्छा इंक्लाइन में लिया को, चलो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक 10 kg का ब्लॉक है। फर्स्ट केस मैंने 40 न्यूटन फोर्स दिया है, दूसरा केस मैंने 30 न्यूटन, ये 60 न्यूटन दिया है, तीसरा केस मैंने 70 न्यूटन दिया है। मैंने दे दिया कि म्यू एस की वैल्यू जो है 0.6 है, म्यू के की वैल्यू है 0.5। अच्छा, अब यहाँ पर पहले केस में मैंने 40 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो एफ एस की वैल्यू की क्या होगी, पहले एफ एस मैक्स निकालते हैं, पहले एफ एस मैक्स निकालते हैं, जनरल सेट करते हैं। म्यू एस 0.6 इंटू 10 kg के लिए नीचे नॉर्मल की वैल्यू 100 है, ऊपर नॉर्मल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इंटू एनसी, मतलब 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है। मैं न्यू मतलब न्यूटन लिख रहा हूँ ना, क्योंकि तो एनआर एनसी में, अच्छा छोड़ो, कोई फोर्स की यूनिट भी लिखते नहीं, सारे एसआई सिस्टम में चल रहे हैं, ऑल आर इन एसआई सिस्टम, इतना समझ लो बस, खत्म। अच्छा, तो जब 40 न्यूटन में लगा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एफ एस की जो वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वेरिएबल है, इससे कम है, मतलब इसमें 40 न्यूटन ही दिख रहा होगा। अच्छा, जब 60 न्यूटन दे दूंगा तब भी एफ एस कितना दिख रहा होगा, 60 दिख रहा होगा। पर जब यहाँ पर मैंने कितना देगा, 70 न्यूटन, जब 70 न्यूटन दे दूंगा तो ये ब्लॉक हिल जाएगा। अब जब हिल जा रहा होता है, देखो जब ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दिया, इट इज इन नॉट इन रेस्टिंग फेज, नॉट इन रेस्टिंग फेज, जब नॉट इन रेस्टिंग फेज होता है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की हमें कोफिशिएंट दी रही है, तो एफ काइनेटिक कितनी लगेगी, एफ काइनेटिक लगेगी 0.5, मतलब 0.5 इंटू 100, इट इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन लग रही होगी। तो यहां पर जो एफ लग रही होगी, दैट इज एफ के मतलब एफ काइनेटिक लग रही होगी, एंड ये 50 न्यूटन लग रही होगी। और अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर फ्री बॉडी में एफ के पीछे है, फोर्स एफ सामने है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सामने है, मतलब ए इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम, मतलब 70 माइनस 50 बाई 10, 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन दिख जाएगी। खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गया। अब चीजें इतनी है, फ्रिक्शन में चीजें इतनी है, यहाँ पर हम वेरियस चीजों को लेके चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये तो एक आपको जनरल सा सवाल किया। अब आपको लगेगा कि अच्छा नॉर्मल मतलब एमजी होता है, नहीं, नॉर्मल मतलब हर वक्त एमजी नहीं होता। अब मैं स्टार्टिंग में फ्रिक्शन क्यों कर रहा हूँ, आपको एफबीडी बनाना भी नहीं सिखाया। अब चलो फोर्स को लेकर हम चर्चा करते हैं, क्यों दिखाया, क्योंकि जनरल एक कंफ्यूजन तैयार हो जाता कि फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन हमने छोटा सा तरीके से पढ़ लिया। अब इसको हम जहां पर होगे इसको हम काम में लगाएंगे, नॉर्मल निकालेंगे, बस इससे न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं बोल दूं, इन सब चीजों को भी सीखते हुए चल रहा है ना, एक थीटा
यहाँ पर मैंने एक मास रखा हुआ है, अभी मैंने पहले इसमें कोई फ्रिक्शन एडजस्ट नहीं किया, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा? चलो नीचे की तरह mg लग जाएगा, इतना तो पहला लगाओ भाई mg। अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसा लगता है? ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैंने पिछले दिन ही आपको बताया था, तो कुछ ऐसे लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एनसी। अब मैं इस एनसी को वेक्टर वाइज थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज में थोड़ी दिलचस्पी है ना। छोड़ो ऐसा, चलो इसको फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर खिचड़ी पक जाएगी ना, यहाँ पर एनसी लग रहा होगा। अब इसको अगर मैं तोड़ लूं, ये एम मास और नीचे की तरह लग रहा है mg। अच्छा, अब ये जो एंगल है थीटा है, तो मैं देखना चाहूं तो दैट एंगल विल बी थीटा, एंड ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, एंड इट इज आल्सो थीटा। तो इधर जो लग रही है mg sin थीटा लग रही है, सॉरी mg cos थीटा, क्योंकि थीटा के डायरेक्शन में cos थीटा रखता है। अच्छा, अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कुछ परपेंडिकुलर टू द ऐसे लग रहा था, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे नॉर्मल एनसी, तो मैं इसी को थोड़ा हटा के इधर ला रहा हूं, एनसी ऐसे लगेगा। अच्छा, अब ये फोर्स इधर तो एक कंपोनेंट आ गया cos थीटा, तो इधर भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा, दैट विल बी mg sin थीटा कंपोनेंट। अच्छा, अगर यहां पर मैं फ्रिक्शन इंक्लूड कर दो, अब मजा आएगा भाई, यहां पर मैं फ्रिक्शन इंक्लूड कर दिया। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, मैंने म्यू दे दिया है। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर मैंने एनसी की वैल्यू क्या रखी है? देखो इस साइड में ये किधर भी नहीं जा रहा, तो एन सी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा मैं कह सकता हूं मैं, है ना। तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, तो इधर एफ की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी पीछे आएगी अलोंग द इंक्लाइन म्यू एम जी कॉस थीटा। हमने सारे फोर्सेस देख लिए। अब अगर यहाँ पर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैंने लिख दिया, तो ऊपर वाला फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स, मतलब ये अलोंग दी। अब देखो आप ऐसे एक्स एक्सिस मानते हो, मैं ऐसे मान रहा हूँ एक्स एक्सिस, चल भाई ऐसे एक्स एक्सिस हो गया, आज से मेरे लिए ये वाई एक्सिस हो गया, तो अलोंग वाई एक्सिस एनसी इक्वल्स टू एमजी कॉस थीटा मैंने लिख दिया है अलोंग वाई, या फिर वाई डैश और इसको एक्स डैश मान लेते हैं अलोंग आवर वाई डैश एक्सिस एंड अलोंग आवर एक्स डैश एक्सिस mg sin theta is equals to mg sin theta is equals to mu mg cos theta, ये लग रहा है। अच्छा, ये हम बस अभी बेसिक चीजों के ऊपर चर्चा करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं कुछ चीजें आपको दे रहा हूँ, कैसे कैसे आप बस बताते चलो कि कैसे कैसे आप पहले पॉज करना क्वेश्चन को और ड्रॉ करना कि कैसे हो सकती है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा, एमजी किधर लगेगा, ये वो फलाना ढिमका कैसे लगेगा। आप बस इतना बता दो भाई, जीवन धन्य होगा आपका, ये सवाल आपने कर लिया। इनको तो लेकर हम लोग बाद में बहुत डीप में चर्चा कर रहे होंगे। अच्छा, ये एक 90 डिग्री एंगल है, ये कुछ ऐसा एक सेटअप हमने बनाया टेबल का, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक को ऐसे रख दिया है जो कि स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब ये हिल नहीं रहा है ना, और दो एंगल आर 45 डिग्री बने दिए, 45 डिग्री के एंगल। अच्छा, ये जो 45 डिग्री एंगल है, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू अगर m होती है, इसकी वैल्यू अगर m होती है, तो जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रही है कैसी लग रही होगी? पहले तो देखो इस सरफेस पे लग रही है, एक एक मैं मान लेता हूँ यहाँ पर n1 लग रही है ना, और ये कहां से पास करेगी? देखो मैंने बोला परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब किसी ना किसी तरीके से, देखो इतना तो ज्योमेट्री भाई आता होगा ना, अगर ये है आपका प्लेन और ये एक सर्कल है, तो सर्कल की जो टेंजेंट से होते हुए पास करती है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, ये देखो दैट इज आवर टेंजेंट, है ना। टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, तो इसके साथ साथ जो ये आ रही है अलोंग दिस पाथ, ये 90 डिग्री होगी, तो मतलब अलोंग दी 90 डिग्री, मतलब यहां से नॉर्मल वन लग रही है। अच्छा, सिमिलरली हमें दिख जाएगा इसी तरीके से यहां से N2 लग रही है, और इसका मास जो m है नीचे की तरह mg लग रही होगी।
बस इतना एफपीडी है, हम लोग अभी एफबीडी बना रहे हैं। अच्छा, हमने अभी कुछ देखा ही नहीं है ना, बाकी हमने कुछ देखा नहीं। अच्छा, अगर सोचो हमने किसी ब्लॉक को झुलाते उसकी एफबीडी बना दी, आपको किसी ब्लॉक को टांग दिया ऐसे जगह से, मास के ब्लॉक। अच्छा, नीचे क्या लग रहा होगा? डेफिनेटली भाई एमजी लग रहा है। अच्छा, अब रोप अगर आप पकड़ लो, आपके हाथ में कुछ फोर्स फील होगा इस रोप को अगर पकड़ लो ऐसे खोल के, क्या फील होगा? ऑब्वियसली टेंशन फोर्स, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन फोर्स फील हो रही है। सही बात है। अच्छा, अगर कोई पुली ले ले ऐसे, इसको M1 रख देते हैं, इसको M2 रख देते हैं, तो देखो नीचे की तरह ऑब्वियसली क्या लग रहा होगा? M2G लग रहा है, इधर भी M1G लग रहा है, ऊपर टेंशन है, ऊपर टेंशन है। अब मैंने नहीं बताई इक्विलिब्रियम पे है, तो एक्सीलरेशन मान लो इधर किसी ना किसी तरह एक्सीलरेशन होगा, कोई बात नहीं, वो तो रिजल्टेंट हमें बताएगा, वो तो वैल्यूज हमें बताएंगे, डेटा में बताएगा क्या हो रहा है। एक्सीलरेशन बड़ा है, M2 ग्रेटर देन M1 है, अगर M1 इक्वल्स टू M2 तो नहीं गिरेगा भाई, ब्लॉक को एकदम स्टेशनरी ऐसे लटकेगा ऐसे। अच्छा, अब सोचो कुछ ऐसी चीज हो M मास का, है ना, M मास का कुछ हो, और वही सिमिलरली आपने कुछ ऐसे फोर्स में F लगा दिया एंड दैट एंगल इज थीटा आपने मान लिया, इधर भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा कुछ। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे की तरह इसको बॉडी को फ्री करते हैं, पहले नीचे की तरह mg लगाओ। अच्छा, इधर के फोर्स को पहले तोड़ा दाड़ी कर लो भाई, इधर है F cos थीटा, नीचे है F sin थीटा, है ना, पीछे आपका फ्रिक्शनल ये लग रहा है। अच्छा, ये कुछ पता है आपको इंडियन घरों में कैसा होता है? चलो, अब अगर आप यहाँ पर ब्लॉक में बना दो तो भाई देखो ऊपर की तरह नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो आराम से, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है। नीचे की तरह क्या लग रहा है, एनसी इज इक्वल्स टू, है ना, mg प्लस एफ साइन थीटा, तो हर वक्त आपका कुछ ऐसा एन इक्वल्स टू एम जी आएगा, एम जी कॉस थीटा में हमने देख लिया, किसी बार एम जी साइन थीटा भी देख सकते हैं भाई, वो वाला थीटा को हम 90 माइनस थीटा ले लें, ऐसे कॉस साइन थीटा आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब देखने वाली बात यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर एक प्लस आया है, बड़ी शानदार चीज है, किसी चीज को अगर पुश करो आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, छोटी चीज को पुश करके rather देन पुल, पुल करोगे तो क्या होगी, चीज को जैसी दिखेगी एंड एंगल कुछ ऐसा थीटा हो जाएगा, ऊपर एफ साइन थीटा आ जाएगा, इधर एफ कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर एन, नीचे एम जी, है ना। तो अब जो है एफ साइन थीटा माइनस एम जी, सॉरी गलत दिख रहा हो, ऊपर की तरह नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब एम जी माइनस एफ साइन थीटा, देखो यहाँ पर ये एफ साइन थीटा ही आपको माइनस में दिख रहा है, मतलब आपने नॉर्मल की वैल्यू घटा दी, मतलब आपने फ्रिक्शन की वैल्यू घटा दिया ओनली फॉर सम छोटे ब्लॉक्स। हाँ, बड़ी अलमारी को आप देखो आप खींच नहीं सकते, वो डिपेंड करता है, बस छोटे फॉर छोटे ब्लॉक आप जब फिजिबल जो ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पर नॉर्मल फिजिक्स में, इनको धकेलने के लिए आपको इसमें ऐसा नहीं है, मतलब आप अगर देखो, आप अगर इतने बड़े इंसान बन गए कि आप अलमारी से भी बड़ा, जैसे ग्रेट खली अगर हो जाए, मान लो ग्रेट खली अपने अलमारी को सही कर रहा है, तो क्या करेगा, ऐसे अलमारी को लेकर ऐसे खींचेगा, वो धकेलेगा नहीं, वो धकेलेगा तो उसको प्रॉब्लम है कि वो पूरे ब्लॉक से बड़ा है, उसके पास एक छोटा सा ईंट की तरह ब्लॉक है, उसको धकेलेगा तो उसको प्रॉब्लम है, और ज्यादा फोर्स नीचे दे रहा है, पर मतलब नॉर्मल की वैल्यू बढ़ा रहा है, पर अगर वो खींचे उसके रिस्पेक्ट में वो भी अलमारी भी बहुत छोटी पड़ जाएगी, है ना, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, तो आज हमने बेसिकली जनरल डिस्कशन करी है ना, तो इनके ऊपर ही अगले दिन हम लोग धांसू धांसू सवाल करने वाले हैं ना। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटा मैं थोड़ा ट्रेलर दे रखा हूँ आपको इस चीज की, कि एफ साइन थीटा है ना, जो एफ साइन थीटा होती है,
सॉरी, एफ स्प्रिंग जो होती है, एफ स्प्रिंग जो होती है, अगर कोई स्प्रिंग ऐसे लटकी हुई है और नीचे आप कुछ फोर्स देके इसको ले रहे हो, जिससे कि इसका एक नॉर्मल लेंथ होता है एल नॉट, अगर मान लो एल नॉट, तो आप देखो स्प्रिंग को जब आप खींचते हो ना, आपके अंदर प्रेशर लगता है, दबाओ बाहर की तरफ प्रेशर लगता है, मतलब फोर्स लगता है बाहर, प्रेशर मतलब फोर्स ही, कुछ एरिया में फोर्स लग रहा है। तो जो स्प्रिंग जो फोर्स दे रहा होता है इसको हम स्प्रिंग फोर्स लगता है, एफ स्प्रिंग। अब ये फोर्स देखा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज लेंथ होता है, एफ स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज लेंथ होता है। वेक्टर में नहीं लगा रहा, मैं मैग्नीट्यूड पर खेल रहा हूँ, क्योंकि ऑलवेज आप जिधर आप फोर्स लगाओगे उल्टे साइड पे लगेगा, तो माइनस एक्स आएगा, मुझे पता है माइनस एक्स आएगा। पर अगर इसको हटाया जाए तो एक और वही के एक्स लगेगा, एक्स स्प्रिंग के एक्स, इसके को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको लेके हम लोग नेक्स्ट दिन में चर्चा कर रहे होंगे, वीडियोज में हम लोग इसको काम में लाएंगे। मैं आपको थोड़ा कैसे ट्रेलर दे दूं, हम लोग कुछ ऐसे तरह के सवाल भी करने वाले हैं, है ना, जहाँ पर हम लोग एक स्प्रिंग का ऐसे 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 टांग देके, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग घुमा रहे हैं गोल, शायद आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, मतलब कोई कुछ ऐसा मतलब खुराबादी करेंगे, है ना, ऐसा करना भी चाहिए, फिजिक्स में ऐसा करने में मजा आता है। कुछ एक ऐसा होगा जहाँ पर हम ब्लॉक को लेकर ऐसे घुमा रहे होंगे, फुल मजे ले रहे होंगे ना इस क्वेश्चन का, इसको हम ऐसे ओमेगा में घुमा रहे होंगे, कुछ ऐसा तैसा कर रहे होंगे इस चीज का। तो ऐसी चीजें आएंगी जीवन में, ऐसी चीजें आएंगी, तो इन चीजों में मजा बहुत है ना। फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में मजा ज्यादा है ना, ज्यादा देन क्या बोलूं मैं, लाइफ से ज्यादा फिजिक्स में मजा है ना, फिजिक्स में मजा जो है बहुत मजा है। एंड आई थिंक आज का क्लास जो है सफिशियंट होगा आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आई होप हम लोग यहाँ पर बाइंड अप कर देते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल जो है रिकॉर्डिंग करने वाले हैं इसका, तो हम लोग इसमें बहुत सारी और चीजें ऐड करेंगे जहां से हम लोग बहुत धांसू सवाल करने वाले हैं। तब तक के लिए ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।